संदेश झूठ से हटके। आज चर्चा हम करेंगे प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन भाजपा खुद कितनी पाक-साफ है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी 52 साल की उम्र में चुनावी डेब्यू करेंगी। वो केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर पहली बार सांसद के रूप में संसद का मुंह देखेंगी। यानी जीतने के बाद संसद सदस्य के तौर पर उनका संसद में प्रवेश होगा पहली बार। प्रियंका संसदीय चुनाव लड़ने की उम्र में प्रवेश करने के बाद कभी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सतत संघर्ष किया और कभी पद या चुनाव मैदान में कूदने से सदा परहेज किया। सोनिया गांधी भी करीब करीब इसी उम्र में संसद का चुनाव लड़ा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और प्रियंका भी लगभग उसी उम्र में लड़ रही हैं। नेहरू इंदिरा के सपनों को पूरा करने के लिए गांधी परिवार ने अथक मेहनत की है और कई बार कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन फिर भी संघ और भाजपा उन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, जबकि सच ये है कांग्रेस से ज्यादा परिवारवाद या अवसरवाद भाजपा में है। परिवारवाद की राह पर दूसरे दल भी चलते हैं, लेकिन भाजपा की तरह कोई अपने को चंदन और गंगा जल से नहाया हुआ नहीं बताता। प्रियंका पर परिवारवाद, भाजपा खुद कितनी पाक साफ, आज चर्चा इसी पर। जो बात आपने जो विषय उठाई है, इस एंगल से बात उठाई जाती नहीं है आमतौर पर। गांधी परिवार का जब भी जिक्र आता है तो आप देखेंगे राजीव गांधी की हत्या शहादत के बाद गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति सत्ता को प्रधानमंत्री जैसे पद को पाने की स्थिति रहने के बावजूद प्रधानमंत्री बना नहीं और सत्ता से दूर रहा। आप देखेंगे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री चुन ली गई थी, सबने अपना नेता चुन लिया था, पूरे अपोजिशन ने, सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस की तो वही 145-48 सीटें थी, बाकी सबने मिलकर उनको नेता चुन लिया था। इसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया और एक तरह से कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की शहादत जो हुई, उसके ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ी हुई जो बातें थी, उसका प्रायश्चित भी किया। और वैसे भी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह दोनों ने उस घटना के लिए माफी भी मांगी है। जो भी दिल्ली में दंगे हुए थे वो एक अलग विषय है। इसके बाद आप देखें राहुल गांधी, मनमोहन सिंह ने तो खुलेआम, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुलेआम ऑफर किया था कि राहुल जी आइए और प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन राहुल ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। आप देखेंगे कि आज भी राहुल गांधी कोई अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश नहीं कर रहे हैं, वो मेंटोर के तौर पर उपलब्ध हैं। अब यहाँ आइए प्रियंका गांधी पर। प्रियंका गांधी बहुत कम उम्र से राजनीति में सक्रिय हैं। अपने पिताजी के लिए चुनाव प्रचार देखती थी, माताजी के लिए देखती थी, इवन भाई के लिए भी देखा। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने खूब कांग्रेस की सेवा की, लेकिन कांग्रेस से बदले में क्या मिला? 52 साल की उम्र तक अगर प्रियंका गांधी किसी सदन का मुंह देख नहीं सकी है, भाई संसद में नहीं जाती, राज्यसभा में, लोकसभा नहीं जाती, राज्यसभा जा सकती थी, नहीं तो एमएलए माना जाता है कि इस परिवार के लिए छोटा पद है, तो चलिए ये माना जाता है। अब वो मानती कि नहीं मानती हम नहीं जानते, लेकिन एमएलए जैसा भी कोई ऑफर नहीं मिला, राज्यपाल जैसा भी कुछ स्थिति नहीं आई, किसी आयोग के भी प्रमुख नहीं हुई, किसी भी समिति के सदस्य तक नहीं हुई। और तब जबकि अब थोड़ा बहुत सोशल एक्टिविस्ट जो होता है, थोड़ा बहुत सोशल का काम करता है,
उसको भी कुछ ना कुछ बड़े बड़े जगहों पे जगह मिल जाती है। जैसे सोनिया गांधी जी ने बनाया था राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, तो उसमें भी कितने देश के कितने एनजीओ को जगह मिल गई थी काम करने। लेकिन प्रियंका गांधी को कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस तो छोड़िए, गैर कांग्रेसी भी दे सकते थे कि प्रियंका गांधी में कॉम्पिटेंस है और उनको दिया जा सकता है, नहीं दिया गया। अब यहीं पर सवाल होता है, उठता है जो आपने कहा परिवारवाद। हम जैसे ही कहते हैं कि बीजेपी का परिवारवाद है, वैसे ही कहीं ना कहीं कांग्रेस का परिवारवाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी का या किसी का भी परिवारवाद एक डिफरेंट चीज है, और गांधी परिवार का जो राजनीति में योगदान है, ये त्याग का वाद है, त्यागवाद है। किसने त्याग नहीं किया? मोतीलाल नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और जितने परिवार के सदस्य रहे, चाहे बेटी पक्ष से हो चाहे बेटा पक्ष से हो, सबके, यहाँ तक कि दामाद तक भी जेल में गए इस परिवार के, और ये परंपरा आगे चलते हुए जान देने तक गई। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी तक आई जो जिन्होंने जान दिया। तो ऐसा परिवार तो दुनिया में नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो त्याग के इतनी बड़ी विरासत को लेकर के आगे बढ़ रहा। ये कोई प्रशंसा चापलूसी वाली बात नहीं है, ये तो फैक्ट्स हम बोल रहे हैं। बस फैक्ट्स को बोलने का एक तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हम उसको याद कर रहे हैं कि ये विरासत जो है त्याग वाली विरासत है। और उसको परिवारवाद का नाम देना कि जैसे आमतौर पर होता है, हाँ, हम ये थोड़ा सा परिवारवाद पे ये भी बोलना चाहते हैं कि हमारा देश 75 साल का हुआ है। जब आजाद हुआ हिंदुस्तान, तो लोग राजनीति में आते नहीं थे। भाई किसको राजनीति में लाया जाए, कौन? तो जो अपने अपने इलाके में जमींदार किस्म के लोग होते थे, राजा किस्म के लोग होते थे, उन लोगों को आग्रह करके वो लोग राजनीति में आते थे। बाद में जब धीरे धीरे डेमोक्रेसी परिपक्व हुई, तो आज हमें लगता है कि परिवारवाद, पहले तो परिवार नहीं होता तो राजनीति ही नहीं होती, ये स्थिति थी। आज भी जब अखिलेश यादव जी अभी 10 में से 6 विधानसभा सीटों के नाम उम्मीदवारों के प्रत्याशियों का जिक्र उन्होंने किया है, प्रत्याशी के नाम घोषित किए हैं, तो सबके सब तो परिवार से ही है ना। किसी न किसी परिवार, माने किसी का की पत्नी है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, वही तो है। तो इसको आप परिवारवाद बोल के खारिज क्यों करना चाहते हैं? ये हम कह रहे हैं कि परिवारवाद क्या है कि जब सत्ता का अनुचित लाभ देने के लिए परिवार का मुंह देखा जाता है, परिवार को आगे बढ़ाया जाता है, तो वो परिवारवाद है। लेकिन जनता जिसको चुन ले, जनता निर्वाचित करे, तो वो परिवारवाद कैसे हो सकता है? हम यहाँ परिवारवाद को यहाँ देखते हैं, जनता मोहर लगाती है। अब प्रियंका गांधी दक्षिण में गई हैं, हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि वहां उनके परिवार ने कोई काम किया या कुछ। राहुल गांधी ताजा वहां सांसद थे, अब प्रियंका वहां के लिए नहीं है। लेकिन प्रियंका की जो विचारधारा है, विचारधारा पूरे हिंदुस्तान में है। अब वो किसी भी इलाके में चली जाए तो वो चुनाव जीत सकती हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है, विचारधारावाद है कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में जाकर के चुनाव जीत सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस विचारधारा का रोपण किया है, वो विचारधारा देश की मिट्टी में बस गया है। किसी भी इलाके में वो जीत सकता है। ऐसा परिवार हिंदुस्तान में कोई और है क्या? दुनिया में कोई और है क्या? नहीं है। तो ये दरअसल शाही परिवार का दर्जा पाने योग्य परिवार है, परिवारवाद का उदाहरण नहीं है, त्यागवाद का उदाहरण है। उसकी विचारधारा हर कंस्टिट्यूएंसी में घूम रही है, जनता के मन मानस में है, इसलिए प्रियंका गांधी एक्सेप्टेबल हैं। रॉबर्ट वाड्रा क्यों नहीं है एक्सेप्टेबल? सवाल पूछा जा सकता है ना, रॉबर्ट वाड्रा क्यों नहीं है एक्सेप्टेबल? वो भी तो गांधी परिवार से ही कहलाएंगे ना। लेकिन नहीं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को उस विचारधारा का वाहक नहीं माना जाता है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग उनको उस विचारधारा का वाहक माने। आप देखेंगे राजीव गांधी के पिताजी फिरोज गांधी एक विशुद्ध पॉलिटिशियन थे,
उन्होंने नेहरू के खिलाफ में संसद में जितने भाषण दिए उतने भाषण तो विपक्ष के नेताओं ने नहीं दिए होंगे, लेकिन फिर भी वो एक विचारधारा को लेकर चलते थे। ऐसा नहीं कि इस परिवार में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट का मैं उदाहरण रख रहा हूं, कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं। इसके बावजूद ये परिवार राजनीति का एक एक्सेप्टेबल परिवार है, ये परिवारवाद नहीं है। जी हरि जी। जी, आपने सही कहा कि ये परिवारवाद नहीं है, और जो गाथाएं हैं जुड़ी हुई, जो कुर्बानियां जुड़ी हुई हैं, जो देश सेवा जुड़ी हुई है, वो ऐसा दुनिया में कोई दूसरा परिवार है नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो लगातार उन शक्तियों के निशाने पर रहता है जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों के साथ दिया और मुखबिरी की, और उनके पास कोई ऐसा इतिहास नहीं है, उनके पास कोई ऐसा आइकन नहीं है जिसको वो प्रस्तुत कर सकें। वो गांधी जयंती को गोडसे पर ट्रेन चलाते हैं। वो कहते हैं कि गांधी ये मतलब कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार। ऐसा होता तो फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कैसे बनते, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कैसे बनते, नरसिंह राव प्रधानमंत्री कैसे बनते। एक लंबी श्रृंखला है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया, राहुल गांधी से मनमोहन सिंह ने कहा, राजेंद्र तिवारी जी याद दिला रहे थे आज मुझे, मैं उन्हीं के पास आता हूं। क्या कहेंगे सर? बहुत सारी बातें प्रेम जी ने कही, लेकिन परिवारवाद देखिए, लोग एक भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार खास तौर पर नेहरू परिवार को खड़ा करती है पटेल के बरक्स, कि देखिए पटेल का क्या हुआ, पटेल का परिवार, और ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे पटेल के परिवार के लोग पॉलिटिक्स में रहे ही नहीं। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, जानना चाहिए कि पटेल साहब जब नहीं रहे, पहले चुनाव से पहले ही वो नहीं रहे थे, तो जब वो नहीं रहे उसके बाद उनकी बेटी को गुजरात से, आणंद से टिकट दिया गया। तब गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का किसी दूसरे आदमी को टिकट नहीं मिला था उसमें, उनकी बेटी को टिकट दिया गया और गुजरात की वो प्रदेश अध्यक्ष रही। जो भी उस समय प्रदेश हुआ करता था, बॉम्बे था, बाद में जब गुजरात बना तो गुजरात की वो प्रदेश अध्यक्ष रही, और 57 में फिर लड़के आई, 62 में लड़के आई, 67 में वो जो है शायद राज्यसभा में थी या हार गई वहां से। और उस समय जब कांग्रेस विभाजित हुई तो वो दूसरी कांग्रेस में रही, इंदिरा वाली कांग्रेस में नहीं थी, और उस कांग्रेस के ढेर सारे लोग बाद में जनता पार्टी के साथ गए, तो वो 77 में जनता पार्टी की सांसद बनी। और पटेल साहब के बेटे, वो 57 में उनको टिकट मिला, वो चुनाव हार गए, फिर उनको राज्यसभा भेजा गया, 2 टर्म राज्यसभा के मेंबर रहे वो। तो लेकिन बात ये होती है कि कौन से लोग, मान लीजिए वो चुनाव हार गए, दूसरी तरफ अगर मान लीजिए इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी वो चुनाव हार जाती, या विजय लक्ष्मी पंडित चुनाव लड़ी वो चुनाव हार जाती, तो क्या वो आगे चल पाती? चीजों को इस तरह से भी देखना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री का पूरा परिवार राजनीति में है, मतलब आप जितने बेटे, उनके बड़े बेटे से लेके छोटे बेटे तक सारे लोग राजनीति में हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको टिकट नहीं मिले, उनको मौके नहीं मिले। तो बात यह भी है कि लोकतंत्र में तो जनता तय करती है। मैं कांग्रेस के ही उदाहरण दे रहा हूं, दूसरी पार्टियों को उदाहरण नहीं दे रहा हूं, कांग्रेस के ही उदाहरण दे रहा हूं। कांग्रेस में ऐसे परिवार रहे हैं जिन परिवार के लोगों को जनता ने रिजेक्ट किया है, और ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाया, जिनमें बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके परिवार का कोई भी आदमी पॉलिटिक्स में नहीं है। तो ये अपनी व्यक्तिगत वो है। और दूसरी बात ये कि कौन से लोग राजनीति के जरिए जिस तरह का समाज, मान लीजिए एक आइडिया ऑफ इंडिया है, उसके प्रति कमिटमेंट है, तो हो सकता है मैं एक टीचर बन करके वो काम करना चाहता हूं, एक पत्रकार बन करके वो काम करना चाहता हूं, एक दूसरा व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स में आके वो काम करना चाहता है। तो इसमें तो आप ये नहीं कह सकते। एक बात तो ये, तो जो बात मैं रखना चाह रहा था कि भाई ठीक है, परिवार एक है, आप जुड़े, उसका फायदा मिलता है, मिला फायदा, लेकिन उसके बाद तो आपको चुनाव लड़ना है।
आप हाँ, बोले सर नुकसान पर भी बोल दीजिए। नहीं बोलते हैं अभी। मैं जिस बात पे बोल रहा हूं कि जिन जिन परिवारों को मतलब उसका जो फायदा मिलना है वो शुरुआत में मिला, उसके बाद नहीं मिलता है। उसके बाद तो आप अपने दम पर जनता के बीच जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, आते हैं और बनते हैं। तो जैसे अभी भी मैं आपको बताऊं, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाती उत्तर प्रदेश में मंत्री, अगर इस समय हो, पहले तो थे पहली वाली सरकार में सिद्धार्थ नाथ सिंह, हो सकता अभी भी हूं, अभी नहीं है, तो अभी नहीं है। अब नहीं है। तो ये मंत्री थे। आप देखिए मेनका गांधी मंत्री रही, यही इसी परिवार का एक हिस्सा जब आता है भारतीय जनता पार्टी में तो परिवारवाद नहीं है। वरुण गांधी 2 टर्म सांसद रहे या 3 टर्म सांसद रहे शायद, या 2 टर्म रहे, और वो परिवारवाद नहीं है। मेनका गांधी लगातार पहले जनता दल से थी, बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी से वो रही, निर्दलीय भी रही, भारतीय जनता पार्टी से कंटिन्यूअस रही हैं। पिछली बार चुनाव हार गई, नहीं तो वो लगातार रही हैं और मंत्री भी रही हैं। उन पर कोई ये नहीं कहता कि साहब ये परिवारवाद है। कल्याण सिंह का पोता उत्तर प्रदेश में मंत्री है, बेटा सांसद है, ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा जो है वो एमएलए बनता है, वो परिवारवाद नहीं है। अमित शाह का बेटा इतना बड़ा क्रिकेट प्रशासक हो जाता है, जिसको हम पहली बार जो नाम जाने थे वायर की स्टोरी के जरिए जाने थे, कैसे पैसे का गड़बड़ हुआ और जो वायर में एक स्टोरी छपी थी और कैसे उसका प्रॉफिट बढ़ गया, कई गुना दौलत बढ़ गई थी। हाँ, कई गुना दौलत बढ़ गई थी, वहां से नाम जाना, फिर एकदम से पता चला वो तो बीसीसीआई में सेक्रेटरी हो गए। और सेक्रेटरी में इससे पहले सेक्रेटरीज के नाम कहीं दिखाई नहीं देते थे, हमेशा प्रेसिडेंट का ही नाम रहता था, चाहे डालमिया हो, चाहे शरद पवार हो, अरुण जेटली हो, ढेर सारे नाम इस तरह के रहते थे। सेक्रेटरी का नाम तो सुनाई नहीं देता था। लेले एक हुआ करते थे जो सेक्रेटरी थे, या ऐसे बाद में वो अध्यक्ष भी बने शायद। लेकिन अमित शाह के बेटे हैं तो वो इस समय कोई बताएगा बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, शायद ही किसी को याद हो, जबकि बहुत बड़ा क्रिकेटर है वो। ये अंतर है। परिवारवाद ये है कि आप नीचे पद पर भी होकर के जो उतना इंपॉर्टेंट पद नहीं होता था, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यह परिवारवाद क्यों नहीं है? ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में आप अगर देखें, महाराष्ट्र में जगह जगह ये चीज है, उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह ये चीज है, दूसरी जगहों पर है। बिहार में अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो शक्ति चौधरी के बेटे थे, सम्राट चौधरी, वो परिवारवाद नहीं है। या और भी लोग हैं वहां पर जिनको आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं कोई परिवारवाद आपको नहीं लगता है। इस पर परिवार, उसकी वजह जानते क्या है? उसकी वजह देखिए बड़ी ये है, क्योंकि गांधी परिवार एक आइडिया को भी उसको भी रिप्रेजेंट करता है। गांधी नेहरू परिवार एक आइडिया को भी रिप्रेजेंट करता है। वो आइडिया कहीं ना कहीं संघ परिवार के लिए बहुत, संघ परिवार उस आइडिया से ही डरता है। गांधी की हत्या क्यों करवाई इन लोगों ने? क्योंकि गांधी जो आइडिया था, उस आइडिया के सामने इनका कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है, उस आइडिया से डरते। और इसकी वजह से वो लगातार, आप देखिए, जब 44 सीटें कांग्रेस की, तो आप तो कह रहे थे कांग्रेस खत्म हो गई, तो भाई आप क्यों डर रहे थे? 44 ही सीटें थी ना, 53 सीटें ही थी 2019 से पहले। तो जब खत्म हो गई वो पार्टी, पिछली बार प्रधानमंत्री कह रहे थे कि साहब वो उम्र से भी कम सीटें आएंगी, लोकसभा में ही कहा था उन्होंने, राहुल गांधी पे तंज करते हुए, कि अगले चुनाव में जितनी उम्र है उतनी सीटें भी आएंगी कि नहीं आएंगी, ऐसी कोई बात कही थी। तो लेकिन है क्या कि कांग्रेस का, देखिए, मैं जब गांधी परिवार की बात करता हूं, मैं बस 2 मिनट और दीजिए मुझे। कांग्रेस का एक सबसे बड़ा योगदान, आजादी और ये सब चीजें छोड़ दीजिए, ये तो है ही, सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है जो क्लब से जब वो पॉलिटिकल पार्टी बनी उसके बाद की कांग्रेस, खासतौर पे गांधी जहां से एंट्री लेते हैं उसके बाद की कांग्रेस,
उस कांग्रेस का योगदान सबसे बड़ा ये है, उसने हमारे समाज को डेमोक्रेटाइज किया, एक डेमोक्रेसी इनकलकेट की। आजादी से पहले ही कांग्रेस पहली संस्था थी जिसमें नीचे के स्तर तक चुनाव शुरू किए। और ये चुनाव, वो चाहते कि चुनाव नहीं करना है, नॉमिनेट करना है, तो कौन रोक रहा था? कौन सा उस समय संविधान देश में था और कौन सा हम डेमोक्रेटिक कंट्री थे? भाई हम लोग तो क्राउन के अंडर थे, जैसे चाहो वैसे चलाओ। बहुत सारी मुस्लिम लीग चलती थी ना उस तरह से, बहुत सारी पार्टियां उस तरह की चलती थी, मुस्लिम लीग चलती थी। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है कि उसने जो ये जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर जो डेलीगेट्स पहले बनाए और डेलीगेट्स के जरिए कांग्रेस के इलेक्शन शुरू किए। वो इलेक्शन सालों साल होते रहे, ऐसा नहीं सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 5 साल का वो है, जब मौलाना आजाद 5-6 साल रहे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उस दौरान इलेक्शन नहीं हुए, बाकी हमेशा इलेक्शन होते थे। और उस इलेक्शन में ऐसे लोग भी आते थे जीत करके जो गांधी से कई बार सहमत। सुभाष चंद्र बोस गांधी को मानते बहुत थे, राष्ट्रपिता उन्होंने ही कहा, फादर ऑफ नेशन, लेकिन वो गांधी से बहुत सारी चीजों पर बहुत बहस करते थे। वो जब इंग्लैंड से आए, आईसीएस छोड़ करके बॉम्बे में उतरे और सबसे पहले वो गांधी से मिलने गए और गांधी से वहां बहस ही की उन्होंने। तो और सुभाष चंद्र बोस बने अध्यक्ष, बने 2 बार बने, दूसरी बार ठीक है उनको छोड़ा उन्होंने। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये देश के लोगों में, जब आज कहते हैं ना कि हमारा देश बहुत लोकतांत्रिक है, और वो ऐसी किसी ताकत को मौका आने पर जब लगता है उसे, तो उसे पराजित कर देता है। जैसे इलेक्शन इमरजेंसी के दौरान हुआ, इंदिरा गांधी को हरा दिया। तो ये चीजें एकदम से नहीं आई हैं, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह के नहीं आई हैं। ये जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को फॉलो करके आई हैं, और वो काम कांग्रेस ने किया है। भाई नेहरू, हम आजादी के बाद की बात करें, अगर आप नेहरू चाहते तो डेमोक्रेसी की क्या जरूरत थी इस देश में? कोई चैलेंज कर सकता था नेहरू पटेल को क्या? भाई जो 3-4 लोग टॉप लीडर्स थे, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, इस कद का कोई लीडर था कहीं क्या? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी मिनिस्ट्री में क्यों रख रहे थे? जो आदमी कांग्रेस के खिलाफ कहने का मतलब आजादी के खिलाफ कैंपेन करता रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये कॉल देता रहा कि भाई आप जो है अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाइए, वो मुस्लिम लीग के साथ हॉबनॉबिंग करता रहा, उनके साथ सरकार चलाई। लेकिन एक डेमोक्रेट होने के नाते डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये चीज देश के लोगों को समझना चाहिए कि नेहरू ने उनको, जब वो मिनिस्ट्री बनी जिसमें इलेक्शन नहीं हुए थे, उस मिनिस्ट्री में नेहरू ने सबको शामिल किया। तो इसीलिए शामिल किया कि भाई देश सबका है, तो सारे लोग उसमें रिप्रेजेंट होने, जब इलेक्शन होगा तब जो जीत के आएगा वो बनेगा। तो जब 52 का इलेक्शन हुआ उस समय फिर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उससे पहले सबको। और कोई नेहरू को रोक लेता क्या? वो कहते कि साहब 10 साल हमें नेशन बिल्डिंग करनी है, इसलिए इलेक्शन नहीं होंगे। कौन रोक लेता? भाई कोई नहीं रोक लेता। पटेल, नेहरू, ये लोग तय कर लेते, जो 4-5-6 बड़े लीडर्स थे देश के, वो तय कर लेते, तो आज डेमोक्रेसी में हम रह रहे होते क्या? नहीं रह रहे होते। तो ये एक बड़ी चीज है जो कांग्रेस की देन है और आजादी के बाद नेहरू की देन। नेहरू फिरोज गांधी को क्यों टॉलरेट करते थे? नेहरू लोहिया को क्यों टॉलरेट करते थे? नेहरू पार्लियामेंट में, आज हम लोग पार्लियामेंट देखते हैं, प्रधानमंत्री कैसे, ऐसा लगता है जैसे मुंह ही नोच लेंगे सामने वाले का, इस तरह से बोलते हैं प्रधानमंत्री। एक प्रधानमंत्री वो था जो अटल बिहारी वाजपेयी यंग एमपी के तौर पर बोले, जो विरोधी, जिसकी आइडियोलॉजी से भी कहीं दूर का नाता नहीं, 180 डिग्री पे खड़े थे नेहरू। उस यंग एमपी को तारीफ करते हैं पार्लियामेंट में और उसको कहते हैं कि ये इसमें पीएम बनने का वो है। वो डेमोक्रेसी है। और नेहरू परिवार, गांधी परिवार ने ये परंपरा इस देश में, ये एक जो वैल्यूज जो है वो इनकलकेट करने का काम किया है। आज हमारी पार्लियामेंट बहुत मजबूत दिखाई देती है, सारे झंझावातों के बावजूद, उसकी बड़ी सिंगोल स्थापित होने के बावजूद। मैं कह रहा हूं, एक सांसद दूसरे सांसद को गाली गलौज कर देता है, उसके बावजूद
पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत दिखाई देता है और लोगों का भरोसा है उसमें, इस वजह से क्योंकि पहले की पीढ़ियों ने उसको बनाया है, नष्ट होने में टाइम लगेगा। तो ये इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि ये लोग इन चीजों को नहीं मानते, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, ये लोग सेंगोल को मानते, ये लोग मनुस्मृति को मानते, ये लोग वर्ण व्यवस्था को मानते। तो और इसके लिए खतरा है वो आइडिया जिसको नेहरू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको गांधी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है। तो इस आप देखिए, अभी मैं ताजा एक उदाहरण, हालांकि थोड़ा अलग है, कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी थी उसकी पट्टी खोल दी गई। अब बताइए, मैं जिन चीफ जस्टिस का बड़ा सम्मान है, वो बहुत माननीय है भाई वो, और सम्मान होना चाहिए, एक बड़े इंस्टीट्यूशन को वो करते हैं, ऐसे समय में जब स्टेट एक नॉन स्टेट की भूमिका में रहता है, की तरह एक्ट करता है, ऐसे समय में एक संदेश देना कि भाई न्याय की देवी देख करके न्याय करेगी, वो सत्य जो उसकी तरफ पड़ला है उसके अलावा बाकी चीजें भी देखेगी, मतलब चेहरा देख करके। ये मैसेज मैं तो उसका ये मैसेज लेता हूं, ये मैसेज है उसका। और उन चीफ जस्टिस साहब ने, जिसको पूरा देश, जिनमें बहुत संभावनाएं देखता था, जिन पर बहुत उम्मीदें लोगों की हैं कि डेमोक्रेसी को बचाने, जो भी हमले हो रहे हैं उनको बचाने का काम अगर कोई कर सकता है तो ये चीफ जस्टिस एक आ गया है। वो जाते जाते इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, इनके लिए कांग्रेस, इस तरह की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, कांग्रेस ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए कांग्रेस के लीडर्स, और खासतौर पर गांधी परिवार, चूंकि वो रिप्रेजेंट करता है, गांधी सिर्फ नाम नहीं है एक, आज गांधी जैसे ही आप किसी का सरनेम आप गांधी सुनते हैं तो उससे पहले आपको महात्मा गांधी याद आते हैं, गांधी के नाम से महात्मा गांधी याद आते हैं, गांधी के नाम से आपको इंदिरा गांधी, नेहरू, ये लोग याद आते हैं, गांधी नेहरू परिवार जैसे कहते हैं। तो वो दिक्कत है जिसकी वजह से ये लोग इस परिवार को पूरी तरह से अटैक करते रहते हैं। ये खतरा इनको दिखता है कि इस परिवार में या ये परिवार उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है जो कहीं ना कहीं आरएसएस की आइडियोलॉजी के लिए बहुत ही एक तरह से खतरनाक शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, आरएसएस की खतरनाक आइडियोलॉजी को पनपने न देने वाली वैल्यूज जो हैं वो गांधी परिवार रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, क्या क्या बातें कह दी। आज जो बड़े कई बार कुछ कह देने पर लोग हल्ला मचाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, साहब ये क्या हो गया, इन लोगों ने सोनिया गांधी के लिए क्या क्या बातें कही और क्यों कही, मेनका गांधी के लिए तो नहीं कही। क्यों कही? क्योंकि सोनिया गांधी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं और वो पार्टी जिस आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, जिन लीडर्स को रिप्रेजेंट करती है, उन लीडर्स से इनको डर लगता है। 100 साल लग गए आरएसएस को वहां से जहां से उन्होंने शुरू किया था, आज जाके देश में कुछ माहौल बना पाए। क्यों 100 साल लग गए? इस वजह से अगर जिन्ना जैसा मामला होता तो बहुत पहले ये चीज बन जाती। पार्लियामेंट पे सबसे पहले अटैक इन्हीं ताकतों ने किया था। वो जो 2002 का अटैक है, वो अटैक पहला अटैक नहीं था, अगर लोगों को इतिहास पता हो 60s में। कि आपके पास एक सवाल लेकर मैं आ रहा हूं हरि जोशी जी, कि प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरी हैं, 52 साल की उम्र में उतरी हैं, और पूरे गांधी परिवार में ने सिर्फ राजनीतिज्ञ पैदा किए, कोई उद्योगपति क्यों नहीं पैदा किया? इतने साल जो सत्ता में रहे, वो अंबानी अडानी खुद भी हो सकते थे ना, कोई उद्योगपति क्यों नहीं पैदा किया गांधी परिवार ने? ये हम थोड़ा जानना चाहते हैं। प्रियंका गांधी वहां चुनाव लड़ने जा रही, तो ये सवाल मेरे मन में आया। तो आपने जो सवाल पूछा है वो आप देखिए, गांधी परिवार ने उद्योगपति पैदा नहीं किए,
लेकिन गांधी परिवार ने इस देश के सच्चे सेवक पैदा किए। गांधी परिवार ने बलिदान की गाथाएं लिखी। मैं इसमें गांधी परिवार का मतलब मैं कांग्रेस परिवार की बात कर रहा हूं। आप उसको और थोड़ा मतलब नेहरू गांधी परिवार से ऊपर कांग्रेस परिवार की बात कर रहा हूं। आप देखिए कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोकतंत्र के लिए इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जो लोकतंत्र विरोधी हो। एकमात्र आप आपातकाल पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा पूरे उसमें आपको कोई ऐसा काम नहीं मिलेगा। हमेशा लोकतंत्र का मूल्यों का उन्होंने आदर किया है। और उद्योगपति पैदा करते तो अडानी आज बड़ा उद्योगपति होता। मोदी से बड़े उद्योगपति हो सकते थे राहुल गांधी। आपको याद होगा कि मोतीलाल नेहरू की हैसियत क्या थी। मोतीलाल नेहरू की हैसियत क्या थी उस जमाने में, और आनंद भवन का क्या रुतबा हुआ करता था। देश के सबसे धनाढ्य लोगों में शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने को दांव पर लगा दिया और इतने साल जेल में काटे। जेल में काटकर उन्होंने पुस्तकें लिखी, उन्होंने लेकिन गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। एक बहुत छोटी सी घटना थी मोतीलाल नेहरू का, तो ये था कि वो मतलब अंग्रेजों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जितने यहाँ पर वायसराय और बड़े अफसर हुआ करते थे वो उनके घर आते जाते थे, वो उनके घर आते जाते थे। उनकी हैसियत थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गांधी जी के साथ सब कुछ त्याग कर वो उस जगह चले गए। आज आप बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है? इसके अलावा आप देखिए राजीव गांधी की हत्या हुई, उससे पहले इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद जीवन पर सबसे बड़ी थ्रेट है इन लोगों के पास। और वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वो जो सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी गांधी परिवार को मिली हुई थी वो तक हटा ली। ये खतरों के खिलाड़ी बना दिया और हैं, इनको मरने से डर नहीं लगता। ये जो काम कर रहे हैं, जो इन्हें करना है वो कर रहे हैं। ये देश के लिए जूझ रहे हैं, ये राजनीति तो कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना राहुल गांधी का होता, जिसको करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके पप्पू साबित कर दिया इन्होंने, कोशिश की इन्होंने, तो उसी दिन प्रधानमंत्री बन जाते जब मनमोहन सिंह ने कह दिया था। मनमोहन सिंह एक इशारे पर राहुल गांधी के लिए वो सीट खाली कर देते। उससे पहले आप देखिए कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राहुल गांधी आज भी कांग्रेस को मजबूत करने में, कांग्रेस को उसको एक जो विकृतियां आई हैं उसको दूर करने में वो ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। वो उनकी चिंताएं उसके लिए है, ना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए। राहुल गांधी के पास कभी अवसर आया तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि वो फिर से प्रधानमंत्री पद भी ठुकरा सकते हैं। वो मतलब ये मादा किसी भी राजनेता में, किसी भी पॉलिटिकल आदमी में नहीं है। और जोड़ना जानते हैं, वो तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं। एक बूढ़े जर्जर कंकाल जैसे व्यक्ति को एक बहुत अपने को गोली मार दी गांधी को, और वो बहुत अपने को वो समझता है कि बहुत उसने अच्छा काम किया, नेक काम किया, जीदारी का काम किया, ताकत का काम किया, कोई पुरुषत्व का काम किया। अरे ये तो मतलब ऐसा काम किया जो नपुंसक लोग किया करते हैं। और उस पर ये लोग गांधी जयंती पर ट्रेन चलाते हैं, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे के मंदिर बनवाते हैं ये लोग। इन लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं प्रेम जी। ये सारी चीजें हैं। और आप बता सकते हैं और बेहतर तरीके से कि क्या क्या गांधी परिवार ने खोया, इंदिरा गांधी से लेकर और प्रियंका गांधी तक। और देश में इनकी पहचान बताई। देखिए ऐसा है कि ऐसा कोई नेता है जो आज, मैं खुली बात करता हूं कि अगर आज प्रधानमंत्री मोदी वायनाड से चुनाव लड़ें और जीत कर दिखा दें, निश्चित रूप से प्रियंका गांधी को जो संसद में जाने का अवसर
वायनाड की जनता देगी और वो संसद में जाएंगी, तो ये उनके लिए पहला अवसर होगा। लेकिन उनका कांग्रेस पार्टी से संबंध या सार्वजनिक जीवन और राजनीति से संबंध नया नहीं है, पुराना है और बहुत अच्छी वक्ता है। आज मैं एक बयान भी सुन रहा था, कर्ण सिंह जी का एक बयान ट्विटर पर चल रहा था। वो बहुत खुश थे। आप कर्ण सिंह को समझ सकते हैं, राजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह, जो जम्मू कश्मीर की सियासत के महाराजा या राज परिवार से हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रियंका गांधी को संसद में जाते हुए देख करके और जान करके बहुत खुश हैं कि वो संसद में जाएंगी, लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। उनके जैसा बहुत अच्छी वक्ता है। हमने तो प्रियंका, राहुल सबको बचपन से देखा है, गोद में खिलाने वाली उम्र में। इस तरह से वो पूरी बातें कह रहे थे और बहुत भावुक होकर के वो इस पल को याद कर रहे थे कि प्रियंका गांधी राजनीति में आ रहे हैं। अब मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि उस पीढ़ी के लोग जिन्होंने राहुल और प्रियंका को गोद में खिलाया, जो महाराजा परिवार से थे, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ। भाई हरि सिंह की भूमिका को कौन नकार सकता है जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में? या फिर जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को कौन इनकार कर सकता है, जो कश्मीरी पंडित थे और उस हिसाब से उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में जोड़ने की कोशिश की। वरना तत्काल तो उस समय लोगों का ये मानना था कि जाने दो, जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राष्ट्र लेके क्या करेंगे, इस तरह की सोच थी। लेकिन जम्मू कश्मीर आज अगर हिंदुस्तान में है तो महाराजा हरि सिंह, उनके बेटे कर्ण सिंह या पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सबका एक योगदान है। इसलिए मैंने जिक्र भर किया है, क्योंकि उन्होंने बोला प्रियंका गांधी के बारे में, तो उसका मैंने जिक्र किया। अब देखिए, प्रियंका गांधी महिला भी है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया। सब लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हार गई और लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा खत्म हो गया, प्रियंका गांधी फेल हो गई। लेकिन क्या प्रियंका गांधी फेल हो गई? उत्तर प्रदेश में जो आज चुनाव परिणाम 2024 के आए हैं लोकसभा में, जिसमें कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं और पूरा गठबंधन बीजेपी को हराया है, पूरा इंडिया गठबंधन ने, उसके पीछे प्रियंका गांधी की ही उस समय की मेहनत थी, जिसने पूरे कांग्रेस, जो कि मरी हुई कांग्रेस थी उत्तर प्रदेश में, उसमें जान फूंकने का काम किया। परिणाम नहीं आए थे उस समय, परिणाम कुछ देर बाद आए। हमेशा ऐसा होता है कि आंदोलन जब होता है, आंदोलन का तुरंत परिणाम नहीं होता है, उसका परिणाम बहुत बाद में मिलता है। हम मेहनत इस अपनी अभी करते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां उसका फायदा उठाती हैं, ये हमेशा होता है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए जितनी मेहनत की, उसी का नतीजा है 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम, जिसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई, इंडिया गठबंधन जीत गया। तो प्रियंका गांधी का ये इंपॉर्टेंस कोई बताए या ना बताए, बीजेपी महसूस तो करती है। वो जानते हैं कि राहुल गांधी 2 यात्रा निकाल चुके, तो हम 240 पर आ गए, 2 और यात्रा निकाल देंगे तो 40 पर आ जाएंगे, ये उनको पता है। तो इस वजह से उनको राहुल गांधी से भी डर लगता है, प्रियंका गांधी से भी डर लगता है। और बात जब गांधी की आती है, तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग गांधी को फिरोज गांधी से जोड़ते हैं और उनके गांधी उनसे नीचे आगे बढ़ा है वहां मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी को गांधी जो टाइटल है फिरोज गांधी से नहीं मिला। इंदिरा गांधी की जब शादी हो रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत संकोच था, एक तो पंडित और दूसरा पारसी समुदाय के युवक से शादी करना, बहुत चिंता हो रही थी। तब महात्मा गांधी ने उस चीज को भांप करके कहा कि मैं कन्यादान करूंगा। इंदिरा गांधी का कन्यादान महात्मा गांधी ने किया, और तो गांधी का जो टाइटल है वो टाइटल महात्मा गांधी ने इंदिरा गांधी को दिया, अब कन्यादान किया।
तब से इंदिरा गांधी हुई, फिरोज गांधी के कारण नहीं हुई। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको हर किसी को जानना चाहिए। जब प्रियंका गांधी पर बात हो रही तो इसका उल्लेख करना जरूरी था। अब है कि भारतीय राजनीति, बस ये आखिरी पॉइंट बोल के मैं छोड़ूंगा। भारतीय राजनीति में प्रियंका गांधी जो अभी अवतरित हो रही हैं, ये दरअसल जो पूरे देश में गैर कांग्रेसवाद का चरम आज हम देख रहे हैं, उस चरम का डिक्लाइन जो है होने और फिर से कांग्रेस युक्त कांग्रेस की सियासत के खड़ा होने का एक संक्रमण काल है। इस संक्रमण काल का जो बैटन है, राहुल गांधी ने वास्तव में, राहुल गांधी को सत्ता का लोभ नहीं है, वो सत्ता में वो प्रधानमंत्री वगैरह बनना नहीं चाहते। वो इस बैटन को एक तरह से साथ में लिया है, प्रियंका गांधी को पकड़ाया है। और हमें लगता है कि प्रियंका गांधी ने जो कांग्रेस को दिया है, अब कांग्रेस को वो अब तक जो दिया है पर्दे के भीतर से, कांग्रेस को पुनर्जीवित और खड़ा करने में अब आगे प्रियंका गांधी की भूमिका भी सब देखेंगे और एक सांसद के रूप में इनका पॉलिटिकल करियर नए सिरे से सामने आने वाला है। जी जी प्रेम जी, एक देखिए, बात प्रियंका गांधी की हो रही है और चुनाव चल रहे हैं और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने पर्चा भरना है, कैंडिडेट डिक्लेयर हो गई हैं और वहां पर ये चौथी है गांधी परिवार की। इंदिरा गांधी ने चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा था और सोनिया गांधी ने भी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ा था, बेल्लारी से चुनाव लड़ा था। और राहुल गांधी ने वायनाड से लड़ा और अब राहुल की सीट खाली हुई है तो उसे भरने के लिए प्रियंका गांधी वायनाड पहुंच गई हैं। तो वायनाड प्रियंका गांधी को किस तरीके से प्रियंका गांधी का स्वागत करेगा, ये हम हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। और ये एक बार आप हमें बताइए। और दूसरा, एक वायनाड से भी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। वो कह रहे थे कि मैं मनु सेबेस्टियन, ये वायनाड के हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु सेबेस्टियन, इन्होंने ऊपर लिखा कि मैं वायनाड से हूं और लिख रहे हैं कि 5,50,000 5.5 लाख वोट से वो जीतेंगी। ये वायनाड के हैं और इन्होंने और भी काफी कमेंट किए हैं, लेकिन ये कमेंट मुझे ये चूंकि वायनाड से हैं और प्रियंका गांधी पर चर्चा चल रही है, इसलिए ये कमेंट मनु सेबेस्टियन का एक खास हो जाता है। ये वहीं रहते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। जी प्रेम जी, क्या कहेंगे? जी। निश्चित रूप से वहां की प्रतिक्रिया जो है महत्वपूर्ण है और प्रियंका गांधी जीतेंगी, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। बड़े मार्जिन से जीतेंगी और कितने मार्जिन से जीतेंगी वो सेबेस्टियन जी बता रहे हैं।